वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम नज़दीक आ रहा है और 1 अप्रैल 2024 से क्या होगा, आईटीआर फाइलिंग के जो फॉर्म्स हैं वो लाइव हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 31 मई 2024 तक का वेट करना है, क्योंकि आपके जो फोर्थ क्वार्टर के टीडीएस के जो रिटर्न्स हैं उनकी जो वो है लास्ट डेट। और उसके बाद क्या होगा, आपके एआईएस और टीआईएस और आपके जो 26 एएस है वो पूरे के पूरे 31 मई के बाद जो होगा वो आपके अपडेट होंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी जो ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 है तो आपको क्या करना है, जून या जुलाई में अपना आईटीआर भरना है, क्योंकि उसके बाद जो सारी चीज़ें आपकी जो 26 एएस या एआईएस में आ जाएंगी उसके बाद आपका सारा अपडेटेड डाटा आएगा। तो आप अच्छे से अपना इनकम को रिपोर्ट कर सकते हैं और टीडीएस का क्लेम भी कर सकते हैं। तो 31 जुलाई से पहले पहले जो सैलरीड एम्प्लॉय जो नॉन ऑडिटेड वाले हैं उनको 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर भर देना है। और जिनकी डेट 31 अक्टूबर 2024 है, यानी कि जिनका ऑडिट होता है, जो टैक्स ऑडिट होता है, तो उसके केस में आपको करना है 30 सितंबर से पहले अपना ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करना है और 31 अक्टूबर 2024 से पहले आपको अपना आईटीआर भर देना है। और इसके केस में क्या होगा, सेक्शन 92 के केस में क्या होगा, जो भी ट्रांसफ़र प्राइसिंग का केस है उसमें क्या है कि 30 नवंबर की लास्ट डेट रहती है। उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले पहले अपना आईटीआर को कंप्लीट कर देना है। अब दोस्तों, लोग क्या करते हैं, आईटीआर तो लोग टाइम पे भर देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं कि जो टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, उसको निगलेक्ट करते हैं या उसको दिखाते नहीं आईटीआर में, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे नोटिस आते हैं। तो 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले जो भी क्या होता है कि टैक्स पेयर्स को बहुत सारे नोटिस भेजे गए थे ई कैंपेन के जरिए, और उनसे क्या करा गया था कि डिटेल्स मांगी गई थी कि आपने कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी कर रखी हैं जो आपने आईटीआर में शो नहीं किया और आपका डाटा से मैच नहीं कर रहा है। तो उसके केस में क्या हुआ था कि बहुत सारी गलतियां टैक्स पेयर्स ने करी थी। तो हम आज के वीडियो में यही ऐसा डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप आईटीआर भरते समय पहले से ही कर लें, ना करें, मतलब आईटीआर भरते समय आप वो गलतियां ना करें और आपको आईटीआर प्रॉपरली भर दें, जिससे कि आपको इनकम पेन या इनकम टैक्स से कोई नोटिस ना आए। दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न टू अवॉइड इनकम टैक्स नोटिस, यानी कि अब आप कौन कौन सी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड इनकम टैक्स नोटिस वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि आप ऐसी कौन कौन सी गलतियों को अवॉइड करिए या ना करिए जिससे क्या होगा कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। अब पहला आता है क्लेमिंग फेक डिडक्शन। अब सैलरी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करते हैं, ये सैलरी वाले क्या करते हैं कि बहुत सारे 80C में डिडक्शंस ले लेते हैं, 80D में डिडक्शंस ले लेते हैं, 80G में भी ये फेक डिडक्शंस आजकल चल रहा है, बहुत ट्रेंड चल रहा था। लेकिन बहुत सारे नोटिस टैक्स पेयर्स को इशू किए गए, यानी कि ITR 1 जो भरते हैं सैलरी वालों को, और उनसे जवाब मांगा गया कि आपके जो ये डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं ये सही है या नहीं है। और जिन पे इनकम टैक्स वालों को डाउट हुआ तो उनको क्या करा गया, उनसे सारी डिटेल्स मांगी गई कि भाई आप अपने जो सारे प्रूफ्स हैं, यानी कि HRA, यानी कि जो 80G में जो भी डिडक्शन लेते हैं लोग, वो क्या करते हैं कि फेक रेसिप्ट बना के क्या करते हैं और अपने एम्प्लॉयर को दे देते थे, जिससे क्या करते थे वो अपना HRA का डिडक्शन फेक क्लेम करते थे। तो अब क्या करते थे, अब इनकम टैक्स ने क्या करा कि भाई सबको टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजे गए असेसमेंट ईयर 22-23 में, और उनसे जवाब मांगा गया कि भाई आप अपने जो डिडक्शंस थे उसको आप अच्छे तरीके से दिखाइए और फेक डिडक्शन क्लेम ना करिए, वरना आपको नोटिस भेज के आपसे जवाब मांगा जाएगा और हैवी पेनल्टी और इंटरेस्ट लगा जाएगा। तो पहला हुआ, एक आपकी फेक डिडक्शंस को ना क्लेम करें अपने ITR में। अब दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है कि नॉट रिपोर्टिंग सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि लोग क्या करते हैं, अब मैं करंट सिचुएशन आपको बता देता हूँ कि असेसमेंट ईयर 24-25 में लोग इनकम टैक्स ने क्या करा, सबको नोटिस भेजे, यानी कि ई कैंपेन नोटिस भेजा या एडवांस टैक्स के नोटिस भेजे, जिसमें उन्होंने क्या करा, एक प्रॉपर्टी का सेल हुआ था, कैपिटल गेन अराइज हुआ था, उसमें क्या हुआ था, TDS आपका कटा हुआ होगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले से ही टैक्स पेयर्स को क्या करा, ई कैंपेन के नोटिस या एडवांस टैक्स के नोटिस भेजे, जिससे कि वो क्या करे, अपना ऑलरेडी पहले से ही टैक्स जमा कर दे जो भी उनका कैपिटल गेन हुआ है। तो आप क्या करिए, आप जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या होता है कि अगर आप सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं जिससे कि आपका कैपिटल गेन राइज हो रहा है, और क्या होता है कि सपोज करिए आपका, अगर आप इनकम टैक्स में ये रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और आपका क्या होता है, रजिस्ट्रार में क्या होता है, रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री से क्या होता है, डीड बनता है, डीड रजिस्ट्रार क्या करता है, आपका क्या होता है कि इनकम टैक्स में रिपोर्ट कर देता है, और वो आपके AIS और TIS में रिपोर्ट होता है, जिससे कि क्या होता है कि आपको, और आप क्या करते हैं ITR में उसको ना क्लेम करते हैं, ना भरते हैं, यानी कि आप कैपिटल गेन को अवॉइड करते हैं, और आपके AIS और 26 AS में सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी आ रहा होता है, जिससे कैपिटल गेन राइज होता है। तो आप ये
मिस्टेक भी ना करें कि आप जो आपने प्रॉपर्टी सेल और परचेज करी है जिस पे आपका कैपिटल गेन बढ़ रहा है, और उसको प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर से ज़रूर दिखाएं और अपना जो भी टैक्स है वो कैलकुलेट करके प्रॉपर जमा कराएं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है वो आप क्या करना है, आपको जो शेयर मार्केट से जो भी आपने परचेज सेल किया और आपसे उसका कैपिटल गेन अराइज हुआ, तो सपोज करिए आपने लॉन्ग टर्म में 1 साल के अंदर ही शेयर परचेज करके शेयर बेच दिए, और आपने क्या करा, जब 3 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर अंदर आपने क्या करा, आपने कोई सेल परचेज किया था और उसको बेच दिया, तो उससे क्या हुआ, आपकी कैपिटल गेन की जो लाइबिलिटी अराइज हुई थी। तो सैलरी वाले क्या करते हैं, सैलरी वाले जो क्या करते हैं वो क्या करते हैं, हर चीज़ में हाथ मारते हैं। यानी कि सपोज करिए शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी करते हैं, उसको सेल परचेज भी कर देते हैं, और क्या करते हैं ITR 1 भर देते हैं, जिससे कि क्या होती है कि वो कैपिटल गेन की जो भी आपकी शेयर मार्केट से जो भी इनकम होती है वो रिपोर्ट नहीं होती है, वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ITR 2 भरना पड़ता है। तो ये भी आप क्या बहुत बड़ी गलती करते हैं सैलरी वाले, जिससे कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है। तो आप ये क्या इससे ध्यान रखें, अगर आप कोई सेल परचेज और शेयर कर रहे हैं और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो उसको क्या करें, वो प्रॉपर फॉर्म में आप रिपोर्ट करिए, जिससे कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, सॉरी। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है आपके को भी क्रिप्टो करेंसी खरीदी है बेची है, वो आप इनकम टैक्स में प्रॉपरली रिपोर्ट करिए, क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी का सेल एंड परचेज है, इसमें क्या होता है 30% का आपका TDS कटता है सेल एंड परचेज में। तो लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी खरीद लेते हैं, बेच के लेते हैं। सपोज करिए सैलरी वालों को मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, वो क्या करते हैं, अपना शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी करते हैं, और क्रिप्टो करेंसी सेल एंड परचेज भी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ITR जो वो फॉर्म चूज़ करते हैं उसमें क्या करते हैं कि वो अपना, यानी कि सपोज करिए 1 चूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है शेयर मार्केट का या क्रिप्टो करेंसी का या किसी का भी फॉर्म नहीं है, मतलब कि उसमें ऑप्शन नहीं आता है कैपिटल गेन का, तो क्या करते हैं ITR 1 भर के निकल जाते हैं। बाद में क्या होता है कि उनका पता चलता है AIS TS से कि उन्होंने शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग कर रखी है और क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेडिंग कर रखी है। तो आपके लिए क्या है कि क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है कि नया आया कि शेयर मार्केट तो बहुत पुराना चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी से क्या हो रहा है कि बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस पर शिकंजा कसने के लिए क्या करा है कि क्रिप्टो करेंसी पे हायर टैक्स ऑफ रेट लगाया, 30% का TDS लगाया, जिससे कि क्या करें कि जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग हो रही है तो उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करें और उस पर टैक्स कैलकुलेट करके जमा कराएं। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आप एक्सेस कैश डिपॉजिट या विड्रॉवल अगर कर रहे हैं किसी भी करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट से, तो उसको भी प्रॉपर रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैंपेन के नोटिस 31 दिसंबर 2023 से पहले टैक्स पेयर्स को आए थे, उसमें इसका भी जवाब मांगा था कि आपने जो एक्सेस कैश डिपॉजिट किया 10 लाख से ऊपर और विड्रॉ किया 10 लाख से ऊपर, तो आपने उसका जवाब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मांगा था कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया और आपने ये पैसा कहाँ से कलेक्ट किया और ये डिपॉजिट किया। तो इसका जवाब दीजिए कि भाई आपने अपने ITR में ये डिटेल्स को क्यों नहीं दिखाया है, क्योंकि कैश विड्रॉल का भी एक कॉलम आता है और कैश का भी एक कॉलम आता है कि रिसिप्ट हुआ या पेमेंट हुआ। तो उसमें भी क्या होता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग सकता है, क्योंकि आपका पूरा वो टर्नओवर देख लेते हैं, जो भी आपका फॉर्म होता है उसके हिसाब से वो देख लेते हैं कि भाई आपका सैलरी इनकम है या आप बिजनेस इनकम है। तो उसमें क्या होता है कि कैश डिपॉजिट की मात्रा भी वो देख लेते हैं कि आप कितना कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना कैश विड्रॉ कर रहे हैं। सपोज करिए बिजनेस होता है, बिजनेस के केस में क्या होता है कि आप विड्रॉ भी कर सकते हैं और उसको डिपॉजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो टर्नओवर के हिसाब से होता है। ज़्यादा एक्सेस कैश भी करेंगे तो उनको नोटिस भी आ सकता है, और कम मतलब जितना कम रहेगा उतना रहेगा, उसके हिसाब से वो देखते हैं। तो क्या करते हैं कि अगर आप कैश विड्रॉवल ज़्यादा और जमा कर रहे हैं या निकाल भी रहे हैं, तब भी ध्यान रखिए कि आप उसको ITR में डिस्क्लोज करिए, जिससे कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए और कैंपेन का नोटिस भी लास्ट टाइम जो आया था वो भी ना आए। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है कि आपको अपने सारे के सारे बैंक अकाउंट्स जो भी हैं वो आपको प्रॉपर ITR फॉर्म्स में अपने सारे डिस्क्लोज करने हैं। अब तो क्या है कि आपको ऑप्शन भी आ गया है, नया ITR फॉर्म्स अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया जाएगा कि इसमें सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स का और फॉरेन अकाउंट्स का भी अगर आपको चाहिए तो आपको प्रॉपर ड्रॉप डाउन मेन्यू से टिक करके आप अपना करंट है तो करंट सेलेक्ट करके आप अपलोड कर दीजिए, और आपका सेविंग है तो सेविंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने सारे के सारे बैंक अकाउंट आपको ITR फॉर्म्स में डिस्क्लोज करने हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देनी है कि भाई हमारे पास इतने खाते हैं, इसमें इतना इतना ट्रांजेक्शन हुआ है। वरना क्या होगा कि अगर आप कुछ खाते को डिस्क्लोज नहीं करते तो क्या होगा, इनकम टैक्स को ऑलरेडी पहले का पता रहता है कि सबके खाते कहाँ है। अब एक पेन से सारा का सारा ट्रैकिंग हो जाता है, आधार कार्ड से भी, और तो वो क्या करेंगे, आपका पहला सारा ब्यौरा निकाल लेंगे कि भाई आपने कितने इनकम टैक्स में ITR फॉर्म में जितने फॉर्म बैंक अकाउंट डिस्क्लोज करें और कितने नहीं डिस्क्लोज करें। तो अगर सपोज करिए आपने 3 अकाउंट में आप सपोज करिए आपने एक ही डिस्क्लोज किया तो 2 अकाउंट आपने छुपा दिए,
तो इनकम टैक्स क्या करेगा, पहले तो अपना आईटीआर, आपका आईटीआर फॉर्म चेक करेगा, फिर आपके पैन से ट्रैक करेगा, आधार से ट्रैक करेगा इनके इसके कितने बैंक में खाते हैं, तो उससे भी वो डिटेल निकाल लेगा और आपको क्या करेगा, इनकम टैक्स का नोटिस भेजेगा और पूछेगा कि आपने जो ये बैंक अकाउंट छुपाए थे, ये क्यों छुपाए थे और इसमें कितनी कितनी ट्रांजैक्शन है, और आपसे क्या कर सकता है, लास्ट टू लास्ट आपसे बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन भी मंगवा सकता है। वैसे तो उनके पास ऑलरेडी एक क्लिक पे सब कुछ होता था, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है, लेकिन क्या होगा, आपसे भी वो रिकॉर्ड मंगाएगा और देखेगा कि, और उसके हिसाब से इंटरेस्ट पेनल्टी भी कैलकुलेट करके आपको दे। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है, लोग क्या करते हैं कि आप अपना ये, तो दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है चेक AIS/TIS फॉर्म एंड 26AS। लोग क्या करते हैं कि अपना AIS/TIS फॉर्म या 26AS बिना चेक के क्या करते हैं, अपना ITR भर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि आपके ITR में गलत डाटा रिपोर्ट हो जाता है। पहले आपको क्या करना है, ITR भरने से पहले आपको क्या किया, ITR भरते समय भी आपको क्या करना है, आप अपना TIS, AIS और 26AS को प्रॉपरली चेक कर लीजिए, जिससे कि आपका प्रॉपर अगर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 31 मई लास्ट डेट है, तो आपका क्या होगा, चारों क्वार्टर का 31 मई जो भी होगी, 31 मई 2024 है, उसके बाद आपका क्या होगा, सारा आपका AIS, TIS और 26AS जो है वो आपका अपडेट हो जाएगा। तो उसके बाद ही मैंने आपको जून और जुलाई का टाइम दिया था। तो इससे क्या होगा कि आपकी इनकम टैक्स रिपोर्टिंग, इनकम प्रॉपर अच्छी से रिपोर्ट होगी, और आपका क्या होगा कि 26AS और आपका TDS भी जो होगा वो प्रॉपर आप क्लेम कर पाएंगे। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो आप अच्छे पूरा का पूरा रिफंड क्लेम कर पाएंगे। अगर आपका, अगर सपोज करिए टैक्स भी बन रहा है, तो आपका TDS एडजस्ट करने के बाद भी आपका जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी, तो क्या होगा कि आप प्रॉपर एक्चुअल टैक्स पे कर पाएंगे, जिससे कि इनकम टैक्स को पूरा का पूरा डाटा मिल जाएगा और आपके ITR से मैच कर लेगा कि 26AS में भी आपका डाटा यही रिफ्लेक्ट हो रहा है जो आपने ITR में दिखाया है। तो ये गलती ना करिए कि आप अपना AIS और TIS फॉर्म चेक करिए और 26AS चेक करिए, कि जिससे कि आपकी गलती ना हो ITR फाइलिंग में और आपको कोई भी नोटिस ना आए। अब दोस्तों आखिरी आता है कि ऑप्टिंग फॉर रॉन्ग ITR फॉर्म। लोग दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, उनकी इनकम बहुत सारी होती है, लेकिन वो क्या करते हैं कि ITR का जो फॉर्म, सपोज करिए सैलरी एम्प्लॉय है, वो क्या करते हैं, सैलरी इनकम भी होती है, बिजनेस इनकम भी होती है और शेयर मार्केट से भी इनकम होती है। तो उसके केस में क्या करते हैं, वो ITR 1 फॉर्म चूज़ कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनकी जो 2 इनकम है, यानी कि बिजनेस इनकम और आपकी जो शेयर मार्केट की इनकम है, वो क्या होता है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो उसके केस में क्या होता है कि आपकी 2 हेड की इनकम है वो छूट जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपको टैक्स नोटिस आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो आप क्या करिए, केयरफुली अपना फॉर्म अपनी इनकम के हिसाब से चूज़ करेंगे। मैंने ये वीडियो ऑलरेडी दिया है कि आपको ITR 1 से लेके ITR 7 तक कौन कौन सी इनकम पे कौन सा फॉर्म चूज़ करना है। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो का। अगर पहले आप वो फॉर्म, पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा, क्योंकि वो आपका इनिशियल स्टेज है, आपको इनकम प्रॉपर रिपोर्ट होगी। उसके बाद क्या होगा, आपने ये वीडियो देखना है, जिससे कि आपको वो जो भी गलतियाँ आप करते आए हैं ITR भरने में, वो गलतियाँ प्रॉपर ना करें। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ और आप कुछ सीख पाए। और दोस्तों नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही आपको अफोर्डेबल और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।